जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएड अकाउंटिंग पे। इकोनॉमिक्स के विषय में चर्चा कर रहे थे। कक्षा 12वीं के चैप्टर नंबर 2 की चर्चा कर रहे थे। किस प्रकार के सवाल एग्जाम में आएंगे, कितने मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे और कौन से क्रम में होंगे, ये सारा कुछ हमने इसके पहले के लेक्चर में देखा था। तो आज हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले, तो हमारे साथ बने रहिए। चैप्टर के नाम के विषय में आपको कल भी बताया गया था कि आर्थिक वृद्धि और विकास के निर्देशक, यानी किस प्रकार से हम वृद्धि और विकास को पहचान सकते हैं, उसके निर्देशकों के विषय में यहाँ पे आज संपूर्ण चर्चा करेंगे और चैप्टर शुरू करेंगे और इन दोनों वस्तुओं के विषय में सीखेंगे। तो चलिए इसकी प्रस्तावना से शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना कुछ इस प्रकार है। प्रस्तावना में कहा गया है कि आर्थिक विकास हासिल करना यह विश्व के सभी देश का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो सभी जो देश है, अब हमारे विश्व में जितने भी देश है, सभी का एक ही लक्ष्य है कि उनको एक विकसित देश बनना है, यानी एक सुपर पावर और विकसित देश, एक विकसित देश इन्हें बनना है। जैसे कि अमेरिका है, फिर नॉर्वे है और इंग्लैंड है, ये सब विकसित देश है। और विकासशील देशों की बात करें तो इंडिया है, चाइना है, ये सारे देश आपके विकासशील देशों में आते हैं। ये विकासशील देश विकसित होने के प्रयत्न करते रहते हैं और जो विकसित है वो अपने स्थान को बनाए रखने का प्रयत्न करते रहते हैं। तो चलिए आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आगे लिखा है, और इसमें भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद तो उसे आर्थिक चिंता का केंद्र बिंदु के रूप में गिना जाता है। सन 1939 से सन 1944 के दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात दुनिया के विकासशील देशों ने अपनी बेरोजगारी, गरीबी, असमानता, भूखमरी की समस्याओं के निराकरण हेतु तीव्र आर्थिक विकास पर भार दिया है। जैसा कि आपको पता होगा कि 1939 से 1944 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था और दूसरे विश्व युद्ध में इतना नुकसान हुआ, इतने पैसों का व्यय हुआ कि सारे देश पिछड़ने लगे। तो सभी देश आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास पर भार देने लगे कि किस प्रकार से हम आगे अपने देश को ले जाए, देश के लोगों को अच्छा जीवन दे, देश में से बेरोजगारी, गरीबी और असमानता किस प्रकार हटाए, इस पे भार देने लगे। विकासशील देशों ने आर्थिक विकास द्वारा विकसित देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति आय का अंतर घटाने का और जीवन स्तर ऊंचा ले जाने का निश्चय किया। अब आप देखोगे कि जो विकासशील देश थे उन्होंने अपनी तुलना विकसित देशों के साथ करना शुरू कर दी थी। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण ले तो इंडिया ने यूएसए यानी अमेरिका एक क्या है, अमेरिका एक विकसित देश है, जबकि इंडिया एक विकासशील देश है। तो इंडिया किस प्रकार से प्रति व्यक्ति आय बढ़ाए, जिसके कारण यूएसए और इंडिया में उसका अंतर घट जाए, यानी उनके डॉलर की जितनी कीमत है उतनी हमारे रुपए की कीमत हो और उसमें जो अंतर है वो घट जाए और हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़े, यानी प्रत्येक मनुष्य की आय बढ़े और उसमें उन दोनों के अंतर में घटाव देखने को मिले। और वहीं पे उसने भार किस पे दिया कि लोगों का जीवन स्तर है, जिस प्रकार का जीवन हम जी रहे हैं वो जीवन स्तर बढ़े, इसके ऊपर उसने अधिक भार दिया और उनके बीच में अंतर बढ़े, यानी इंडिया ऊपर जाए और यूएसए का जीवन स्तर कम हो, यानी दोनों के बीच में अंतर घटाने का प्रयत्न विकासशील देश करते हैं। इसके बाद इन देशों में आर्थिक विकास के लिए जागृति आई, ऐसा कह सकते हैं। तो आर्थिक विकास में जागृति कब आई? जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद देश ने देखा कि भैया हमारे यहाँ तो बेरोजगारी, गरीबी, असमानता ये बढ़ रही है, तो हमें इन सबको कम करने के लिए आर्थिक वृद्धि करनी पड़ेगी और विकसित देशों के साथ तुलना करके उनसे करीब से करीब होने की हमें जागृति लानी पड़ेगी। अभी यह भी याद रखना चाहिए कि आर्थिक विकास की आवश्यकता सिर्फ विकासशील देशों तक सीमित नहीं है। तो आगे क्या कहते हैं कि सिर्फ जो विकासशील देश है, जो आर्थिक विकास करना चाहते हैं, उन तक सीमित नहीं है, अपितु विकसित राष्ट्र में भी अलग कारणों से यह उतने ही अधिक प्रमाण में देखने को
मिलते हैं। यानी जितनी कोशिश हम एक विकसित देश बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, उतना ही प्रयत्न विकसित देश बनाए रखने में भी करता है। विकासशील देश आर्थिक विकास द्वारा गरीबी बेरोजगारी घटाकर प्रजा का जीवन स्तर सुधारने का उद्देश्य रखते हैं। तो विकसित देश में भी आर्थिक विकास का उद्देश्य जीवन स्तर को बनाए रखने का है, जिससे उसका ऊंचा जीवन स्तर एक समान बना रहे। इसी प्रकार देखा जाए तो आर्थिक वृद्धि की दर को बनाए रखना यह विकसित देशों का प्रश्न है, जबकि तीव्र आर्थिक विकास यह विकासशील देशों का प्रश्न है। तो जो विकसित देश है उनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमने जो अभी तक हासिल किया है, जो आर्थिक वृद्धि के बाद हम विकास पे पहुँचे हैं और लोगों का जीवन स्तर हमने अच्छा किया है, तो वो जीवन स्तर एक समान बनाए रखे, वो जीवन स्तर एक समान बनाए रखे, वो जीवन स्तर घटे ना, इसका प्रयत्न करना विकसित देशों का उद्देश्य है। और विकासशील देशों का क्या उद्देश्य है? विकासशील देशों का उद्देश्य है कि जल्द से जल्द विकसित देश बने। आगे बात करें तो सामान्य रूप से आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आर्थिक वृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों को समान माना जाता है। प्राचीन काल में आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि सब एक दूसरे के बदले में खूब उपयोग में होते थे, परंतु कुछ अर्थशास्त्री वर्षों से आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि दोनों को अलग मानते हैं। देखिए, सामान्य मनुष्य की सोचने की तुलना और अर्थशास्त्रियों की सोचने की तुलना की जाए तो अर्थशास्त्री के पास विशिष्ट ज्ञान होता है, इसके कारण वो इन दोनों चीज़ों को अलग मानते हैं। और किस प्रकार से अलग मानते हैं उसकी यदि बात करें तो श्रीमती उर्सुला हिक्स, कैसा नाम है, उर्सुला हिक्स के मतानुसार विकासशील देशों के आर्थिक प्रश्नों का निराकरण यह आर्थिक विकास है, जबकि विकसित देशों का आर्थिक प्रश्नों का निराकरण आर्थिक वृद्धि है। यानी जो आर्थिक विकासशील देश है उनकी समस्याओं का निराकरण जिस प्रकार वो करते हैं वो आर्थिक विकास है। यदि आर्थिक विकास उनको मिल जाए तो उनकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, जबकि जो विकसित देश है उनकी समस्याओं का निराकरण कब होगा? जब उनको आर्थिक वृद्धि मिल जाएगी। यानी जब वो विकसित हो चुके हैं तो उसे एक समान बनाए रखे, तब उनके सारे प्रश्नों का निराकरण होगा। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि को अर्थशास्त्रियों ने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। तो जो उनके ढंग से प्रस्तुत किया है उनकी यदि चर्चा करें तो सबसे पहला जो मुद्दा हमारे सामने आता है वो है आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, आज इसकी चर्चा हम करेंगे। आर्थिक वृद्धि की बात करें तो वृद्धि अर्थात आर्थिक वृद्धि अर्थात आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि का संबंध दीर्घकाल में अर्थतंत्र में चीज वस्तुओं की कुल उत्पादन में हुई वृद्धि के साथ है। यानी हमारे देश में होने वाली चीज वस्तुओं का उत्पादन बढ़े, यानी दीर्घकाल के लिए बढ़े, लंबे समय के लिए जो बढ़े, तो उसका सीधा संबंध आर्थिक वृद्धि के साथ है। आर्थिक वृद्धि में वास्तविक राष्ट्रीय आय एवं वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि होती है। अब ये दो चीज़ें समझिए कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय होती क्या है। हमारे देश में यानी भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति ये अलग अलग व्यक्ति है। मान लीजिए देश में अलग अलग व्यक्ति है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो पैसे कमाते हैं उन सब का यदि हम अलग अलग हिसाब करें, प्रति व्यक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में आने वाले पैसे उनको प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी हर व्यक्ति के हिस्से में आने वाली आय प्रति व्यक्ति आय। जबकि यदि पूरे भारत देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों की आय को मिला दिया जाए तो वो बनती है राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय तो आप समझ गए। अब एक फॉर्मूला सुनिए जो आपको आगे देखने को मिलेगा कि हम राष्ट्रीय आय किस प्रकार से निकाल सकते हैं। राष्ट्रीय आय हम किस प्रकार से निकालते हैं? यदि आपके पास प्रति व्यक्ति आय है तो उन सभी व्यक्तियों के आय का टोटल
जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा राष्ट्रीय आय, यानी प्रत्येक व्यक्तियों की आय का जब हम योग करेंगे, उनका जोड़ करेंगे तो आपको राष्ट्रीय आय मिलेगी। परंतु जब आपके पास राष्ट्रीय आय हो और आपको प्रति व्यक्ति आय चाहिए, तो आपको प्रति व्यक्ति आय के लिए आपको राष्ट्रीय आय यानी आपके पास कुल जो आय है उसे आपके देश में रहने वाले कुल व्यक्ति यानी कुल व्यक्तियों की संख्या से आपको भाग देना पड़ेगा। तो जब आप उन दोनों का भागाकार करेंगे तो आने वाला उत्तर प्रति व्यक्ति आय को दर्शाता है। इस वृद्धि के लिए भूमि, पूंजी, श्रम, नियोजन शक्ति जैसे उत्पादन साधनों की आपूर्ति एवं गुणवत्ता में हुई वृद्धि जिम्मेदार होती है। अब एग्जाम में आपसे 100% ऐसे सवाल पूछे ही जाएंगे कि बताइए उत्पादन के साधनों के विषय में बताइए। तो उत्पादन के साधन यहाँ पे हमें दिए गए पूंजी, भूमि, श्रम, नियोजन शक्ति, ये उत्पादन के साधन कहे जाते हैं। और इन उत्पादन के साधनों में लगातार वृद्धि हो और हम इसकी आपूर्ति यानी इसकी पूर्ति लगातार करते जा रहे हैं और इसमें अधिक वृद्धि होती जा रही है, तो आर्थिक वृद्धि के लिए यह जिम्मेदार है। दूसरे शब्दों में कहें तो उत्पादन के साधनों की उत्पादकता की वृद्धि जिम्मेदार होती है, यानी उत्पादनों के साधनों की उत्पादकता यानी उत्पादन के जितने भी साधन हैं वो अधिक से अधिक उत्पादन करे, यह आर्थिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। एवं साधनों की उत्पादकता की कार्य क्षमता बढ़ती हो और उसकी वास्तविक राष्ट्रीय आय एवं वास्तविक प्रति व्यक्ति आय सतत बढ़ती हो। जब देश में होने वाले उत्पादन बढ़ता है तब राष्ट्रीय आय भी बढ़ती है और प्रति व्यक्ति आय भी सतत बढ़ती जाती है। जब ये सतत बढ़ती है तो देश में आर्थिक वृद्धि होती है। आगे यदि पढ़े इसे तो इस प्रकार आर्थिक वृद्धि परिणात्मक परिवर्तन है। आर्थिक वृद्धि यह अधिक उत्पादन एवं कुल राष्ट्रीय उत्पादन में प्रति वर्ष हुए वृद्धि दर्शाती है। आर्थिक वृद्धि क्या दर्शाती है? तो आर्थिक वृद्धि दर्शाती है कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन में प्रति वर्ष हुए वृद्धि। आर्थिक वृद्धि अधिक उत्पादन एवं कुल राष्ट्रीय आय में हुए उत्पादन की वृद्धि को दर्शाती है, जिसके द्वारा देश की आर्थिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत होता है कि देश किस प्रकार से अपने अर्थतंत्र को चला रहा है, किस प्रकार से उसकी आर्थिक वृद्धि हो रही है, लोगों का जीवन स्तर किस प्रकार से सुधर रहा है, ये सारा का सारा आर्थिक वृद्धि में हमें देखने को मिलता है। दुनिया के दो देशों के बीच आर्थिक स्थिति की तुलना एवं मूल्यांकन करने में भी उपयोगी होता है। जब आपके पास किन्हीं दो देश यानी कोई भी दो देशों के विषय में आर्थिक जानकारी हो, संपूर्ण आर्थिक जानकारी जब आपके पास हो, तो आप उन दोनों देशों के बीच में क्या कर सकते हो? आप उन दोनों देशों के बीच में तुलना कर सकते हो कि भैया ये जो देश है इसकी आर्थिक वृद्धि कम है, इसकी आर्थिक वृद्धि ज़्यादा है, इसकी जीडीपी कम है। इस प्रकार से आप चर्चा कर सकते हो। परिभाषा की बात करें तो आर्थिक वृद्धि की सामान्य सी परिभाषा की यदि चर्चा करें तो राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर अथवा वस्तु एवं सेवा के कुल उत्पादन की मात्रा में वृद्धि। जब हमारे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो अथवा हमारे वस्तु या सेवा के उत्पादन में हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो हम चीज़ वस्तु सेवा बना रहे हैं, उसमें वृद्धि हो, उसमें क्या हो? वृद्धि। उसमें यदि वृद्धि हो तो उसे आर्थिक वृद्धि कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो अथवा वस्तु या सेवा के उत्पादन में वृद्धि हो तो उसे वृद्धि कहा जाएगा। अब हेनन्स जी यहाँ पे आए हैं और वो कहते हैं कि भैया हेनन्स के द्वारा ये जो मैंने आपको पहले बताई वो परिभाषा कही गई है कि भैया आय की वृद्धि या फिर उत्पादन में वृद्धि हो तब आर्थिक वृद्धि होते हैं। तो एक और साइमन्स क्रूजनेट्स ये वापस आते हैं और कहते हैं कि भैया आपने गलत बताया है, एक बार फिर से सुनिए इसका मतलब क्या होता है। प्रजा को अधिक से अधिक वैविध्यपूर्ण आर्थिक चीज वस्तुओं की आपूर्ति करने की देश की शक्ति में दीर्घकाल के लिए हुई वृद्धि अर्थात आर्थिक वृद्धि।
हेनन्स के बाद साइमन ये कहते हैं कि आपने ऐसा बताया राष्ट्रीय आय में वृद्धि और उत्पादन में वृद्धि, उसी को मैं अलग ढंग से बता देता हूँ कि प्रजा के जो जीवन स्तर है उसको बढ़ाने के लिए जो चीज़ वस्तुओं की आपूर्ति यानी चीज़ वस्तु हम जो उत्पादन कर रहे हैं उसमें दीर्घकाल के लिए यानी लंबे काल के लिए हमारी वृद्धि हो, यानी उस उत्पादन करने की शक्ति, यानी हम जो शक्ति हमारे पास है उत्पादन करने की, वो शक्ति यदि हम बढ़ा देते हैं तो वो आर्थिक वृद्धि कही जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आर्थिक वृद्धि किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा के बारे में आपने चर्चा की और आगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू हम करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।